तो वेलकम दोस्तों, आज फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल गुरु कृपा क्लासेस के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। पिछली क्लास में हमने देखा था, सेकंड ग्रेड की जो हमने क्लास बनाई थी उसमें हमने देखा था कि किस तरह से डाइजेशन सिस्टम के कुछ ऑर्गन्स होते हैं। वो जो पार्ट वन था, ठीक है, जिसमें हमने कुछ ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा था कि ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं। एक एलिमेंट्री कैनाल के बारे में देखा था हमने कंप्लीट। उसमें हमने एलिमेंट्री कैनाल के बारे में देखा था। एक मिनट। एलिमेंट्री कैनाल, इसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं और कौन कौन से पार्ट से होते हुए भोजन पचते हुए और अवशोषित होते हुए आगे की ओर गति करता है। तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि कुछ ऐसे पार्ट थे जो रह गए थे। जैसे कि मैंने बात की थी मुख गुहा की। मुख गुहा, बक्कल कैविटी, इसमें अपन ने तीन पार्ट देखे थे। एक तो था तालु, जिसको बोलते हैं पैलेट। एक था जीवा, टंग, और लास्ट था दांत, टेथ। ये कुछ भाग थे जो हमें देखना बाकी रह गए थे। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे तालु, जीवा और दांत के बारे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला तालु, जिसको बोलते हैं पैलेट। तो देखो, जब अपनी जीभ वाला पार्ट जो है, ठीक है, अपनी जीभ है, उसको जब हम ऊपर की ओर टच करते हैं तो एक कठोर कठोर सी सतह होती है, ठीक है, कठोर सी सतह। इस सतह में जब अपन देखेंगे तो कुछ धारियां बनी हुई होती है। तो देखो, सबसे पहले तो हम बात करेंगे कठोर सतह और धारियों की। तो ये जो कठोर सतह होती है वो होती है कठोर तालु, ठीक है। कौन सी होगी? कठोर तालु। और इस पर जो धारियां बनी हुई है तो वो क्या करती है, जब भोजन को हम चबा लेते हैं, ठीक है, लसा बना करके उसको चबाते हैं तो उसको वापस मुख से बाहर आने से रोकती है। होता है जैसे कि कोई पानी बह रहा है तो उसके एक साइड में अपन मिट्टी लगा देते हैं, डोली बना देते हैं, तो वो वापस पानी को बहने से रोकती है। बस वही काम इन जो धारियां है तालु के अंदर उनका है। तो ये वाला पार्ट होगा कठोर तालु। कठोर तालु की अगर मैं बात करूं तो दो चीजें अपन ने बताई इसमें। एक तो होता है कुछ प्रवर्ध पाए जाते हैं या धारियां, इनको अपन बोलते हैं पैलेटाइन रूगी। पैलेटाइन रूगी, ये जो धारियां होती है इनको बोलते हैं पैलेटाइन रूगी। और क्यों? क्योंकि देखो, पैलेट नाम दिया है अपन ने तालु के लिए, तो तालु में पाई जाने वाली धारियां क्या होंगी? पैलेटाइन रूगी। फिर हम बात करते हैं दूसरी, कोमल तालु। कोमल तालु की अगर मैं बात करूं तो देखो, कोमल तालु के अंदर क्या होगा ना कि इस कठोर तालु के बाद में पीछे का भाग, आगे का तो हो गया कठोर तालु, और उसके पीछे का भाग वो होगा कोमल तालु। वो क्या होता है? सॉफ्ट सॉफ्ट सा पार्ट होता है, ठीक है। कठोर तालु होता है ठोस पार्ट और वो होता है सॉफ्ट पार्ट। ये वाला जो पार्ट होता है ना, इसमें क्या पाया जाता है? पीछे की ओर अंगुली नुमा प्रवर्ध पाए जाते हैं। अंगुली नुमा प्रवर्ध, जिसको हम बोलते हैं उव्यूला, जिसको बोलते हैं उव्यूला। अब देखो, उव्यूला नाम हमने पिछली क्लास में भी सुना था। ये उव्यूला जो होता है क्या काम करता है? मैंने बताया था ग्रसनी वाला पार्ट, फेरिंक्स वाला पार्ट,
कि वो एक तिराया होता है, ठीक है, कॉमन पैसेज होता है जिसमें ऊपर की ओर नासा छिद्रों द्वारा वो नासा कक्ष में खुलता है, सामने की तरफ में ओरल कैविटी मतलब मुख गुहा में खुलेगा, और नीचे की तरफ कंठ ग्रसनी की तरफ खुलेगा। तो देखो उव्यूला जो होता है भोजन को निगलते समय, अब तीन चीज होती है कि अपने श्वासनाल और ग्रासनाल दोनों साथ में है, मैंने बताया था पिछली क्लास के अंदर। अब दोनों साथ में है, भोजन को निगलोगे तो हो सकता है वो नासा कक्ष में चल जाए, हो सकता है वो श्वासनाल में चल जाए, और ग्रासनाल में तो अपने को भेजना ही है। तो देखो ऐसी कंडीशन में सिर्फ ग्रासनाल में भेजने के लिए ये एक क्या होता है, एडेप्टेशन होता है। उव्यूला क्या करता है, जब भी अपन भोजन को निगलते हैं तो क्या करता है, ये फ्लैप की तरह काम करता है, एक पल्ले की तरह जो नासा कक्षों को ढक देता है। अब देखो ये भोजन जा रहा है, ये इधर की साइड में उव्यूला है, ये इसने नासा कक्ष को ढक दिया, अब भोजन किधर जाएगा, या तो श्वासनाल या ग्रासनाल। और मैंने आपको बताया था एक उपास्थि में छल्ला होता है एपिग्लोटिस, जो कि श्वासनाल को ढक कर रखता है। अब इस कंडीशन के अंदर दो जगह भोजन जा रहा है, या तो श्वासनाल या ग्रासनाल। इसको अपन लेंगे ग्रासनाल और श्वासनाल। ये तो नासा कक्ष थे, इनको तो ढक लिया किसने, ओव्यूला ने। अब भोजन इनमें से एक में जाएगा, तो देखो यहाँ पर क्या होता है ना कि एक उपास्थि में छल्ला होता है श्वासनाल के ऊपर, जो क्या करेगा, इसको ढक देगा भोजन निकलते समय। इसको बोलते हैं क्या, एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस। अब इस एपिग्लोटिस में क्या होगा, एक ही रास्ता बचेगा सिर्फ ग्रासनाल, तो उसमें भोजन चला जाएगा। ये उव्यूला क्या करता है, भोजन को नेजोफेरिंक्स नासाग्रसनी में जाने से रोकता है, ठीक है, नेजोफेरिंक्स में जाने से रोकता है। तो देखो भाई लोग, अपन ने बात की तालु, कठोर तालु होता है और कोमल तालु होता है। कठोर तालु की एक बात और बताता हूँ, कठोर तालु है ना, इसके अंदर पाई जाती है ऊपर की ओर पैलेटाइन बोन, पैलेटाइन अस्थि, हड्डी जो होती है ना वो। हमारे शरीर में क्या होता है कि जो करोटी की अस्थियां होती है ये वाली, ठीक है, ये खोपड़ी वाली, उसमें 8 तो होती है कपाली अस्थियां और 14 होती है आननी फेशियल बोन्स। उनमें से एक है कौन सी, पैलेटाइन बोन, और ये पाई जाती है कठोर तालु वाले भाग में। इसकी संख्या होती है बेटा एक, ठीक है, एक संख्या में पाई जाएगी। तो हमने बात की कठोर तालु, और इसके अंदर कुछ प्रवर्ध पाए जाएंगे जो क्या करेंगे, भोजन को वापस बाहर की ओर आने से रोकेंगे, जिनको कहते हैं पैलेटाइन रूगी। और ऐसी बात करते हैं, पैलेटाइन अस्थि पाई जाती है इसके अंदर। फिर बात करते हैं पिछला भाग, कोमल तालु। कोमल तालु की बात करें तो इसमें अंगुली नुमा कुछ प्रवर्ध पाए जाएंगे, जिनको बोलेंगे उव्यूला। ये उव्यूला क्या करेगा, भोजन को फेरिंग्स में जाने से रोकता है, ठीक है, नेजोफेरिंग्स में जाने से रोकता है, ठीक है, मतलब नासा ग्रसनी में जाने से रोकेगा। तो ये तो बात कर ली हमने तालु की, पहला टॉपिक तो अपना हो गया तालु। अब अपन दूसरी बात करेंगे दांत की। दांत है ना, सुंदरता बढ़ाते हैं हमारी, उसके अलावा और भी बहुत से काम होते हैं दांत के। कलर चेंज कर लेते हैं, ओह सॉरी सॉरी सॉरी, ऐसी गलतियां होती रहती है, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो देखो अब अपन बात करते हैं दूसरी, दांत, टीथ। अपन बात करेंगे टीथ की, तो देखो डायग्राम के साथ में इसको देख लेते हैं एक बार।
ये देखो, ये अपन दांत की स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, सबसे बाहर का पार्ट, इसको बोलते हैं इनेमल। ये अपने शरीर का सबसे कठोर भाग होता है, इनेमल, ठीक है। इनेमल के बाद में डेंटिन, जो कि आंतरिक भाग है, डेंटिन। डेंटिन के बाद में फिर आता है कठोरता के अंदर अस्थि, और उसके बाद उपास्थि, क्योंकि इनके अंदर जो अकार्बनिक लवण होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा होते हैं इनेमल के अंदर, उससे कम होते हैं डेंटिन के अंदर, और उससे कम अस्थि में, सबसे कम उपास्थि में। इस वजह से उपास्थि जो होती है वो लचीली होती है। और देखो, मानव की बात करें ना, तो इनेमल जीवन में एक ही बार सिक्रेट होता है, जीवन में एक बार, ठीक है। अगर एक बार ये इनेमल सिक्रेट हो रखा है जो दांत के ऊपर, वो टूट जाएगा तो फिर दोबारा से वो नहीं आएगा। डेंटिन की बात करते हैं, फिर उसके बाद में बात करते हैं, ये है पल्प कैविटी, दांत की गुहा, जिसमें पाई जाती है क्या, कुछ ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स और तंत्रिकाएं, कुछ ब्लड वेसल्स और तंत्रिकाएं, ठीक है। दांत के पास में ये जो भाग होता है, ये वाला, यहाँ पर पाई जाती है एक सीमेंटिंग लेयर, जो कि इसको चिपका कर रखती है, ठीक है। दांत का ये भाग नीचे की तरफ रहेगा, और बाकी का भाग, सॉरी, ये वाला भाग, ये जो पार्ट है, ये पार्ट नीचे की तरफ रहेगा जबड़े के अंदर, और ऊपर वाला भाग ऊपर की ओर प्रदर्शित होता है, जो सफेद रंग में हमें दिखता है, ठीक है। तो दांत का सबसे बाहर का आवरण होता है इनेमल, उसके बाद में उसका आंतरिक आवरण डेंटिन, और ये होती है पल्प कैविटी, जिसके अंदर पाई जाती है रक्तवाहिनियां और तंत्रिकाएं। अब मानव के दांत की हम बात करेंगे जब, तो मानव में देखो, जब दांत की बात करेंगे तो उसमें अपन कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे कि मानव में जो दांत होता है, मानव दांत, उसमें कुछ करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसकी कुछ खासियत होती है, लक्षण होते हैं विशिष्ट। जैसे कि पहला ये होता है द्विबार दंती, मतलब मानव में दांत कितनी बार आएंगे, 2 बार, ठीक है। फिर बात करते हैं, ये होता है गर्त दंती, क्योंकि देखो, मानव में जब बात करते हैं गर्त दंती, गर्त मतलब गड्ढा, दंती मतलब दांत, तो ये जो दांत होते हैं वो कुछ सॉकेट में, गड्ढे में धसे हुए रहते हैं, इस वजह से इनको कहते हैं गर्त दंती। एक होता है विषम दंती, मतलब मानव में जो दांत है वो सिर्फ एक ही टाइप के नहीं है, जब अपन इनकी फिजियोलॉजी आकारिकी देखते हैं तो आकारिकी में भी ये अलग अलग प्रकार के प्रदर्शित होते हैं, और साथ ही साथ देखेंगे तो इनका कार्य भी अलग अलग होगा, इसलिए इसको बोला जाता है विषम दंती। गर्त में उपस्थित है तो गर्त दंती, और जीवन काल में 2 बार मानव में दांत आते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं द्विबार दंती। अब एक एक करके पढ़ते हैं, पहले देख लेते हैं द्विबार दंती के बारे में। द्विबार दंती, देखो दांत आएंगे 2 बार, एक तो 1 डिग्री, दूसरे 2 डिग्री। पहले वाले को प्राथमिक या कहते हैं दूध के दांत, दूध के दांत, या अस्थायी दांत, ठीक है। इनको बोलते हैं 2 डिग्री सेकेंडरी या स्थाई, ठीक है, स्थाई दांत। तो बात करते हैं 1 डिग्री और 2 डिग्री में किस चीज का फर्क है, ठीक है। तो इसके अंदर ना कुछ दांत ऐसे होते हैं जो कि जीवन में एक ही बार आएंगे, वो वाले होते हैं 2 डिग्री, और कुछ होते हैं जो बार बार या 2 बार आते हैं जीवन काल में, उनको कहते हैं अस्थायी दांत, क्योंकि ये पहली बार तो टूटेंगे और दूसरी बार फिर से बन जाएंगे। फिर हम बात करते हैं गर्तदंती, तो गर्तदंती मतलब, देखो जब अपन अपने जबड़ों को देखते हैं, मसूड़े को देखते हैं, ठीक है, तो दांत क्या होते हैं, उसके अंदर धसे हुए रहते हैं, इस टाइप की संरचना में होते हैं ना दांत, नॉर्मली देखा जाए तो दांत कैसे होते हैं, ये, और ये वाला जो पार्ट होता है इसकी रूट्स वाला, ये रहता है किसमें, मसूड़े के अंदर। तो
इस वजह से इनके कुछ सॉकेट होते हैं, इन सॉकेटों में धंसे रहने के कारण इनको बोलते हैं गर्त दंती। फिर बात करते हैं तीसरी, विषम दंती। ये इंपॉर्टेंट है, विषम दंती। अब विषम दंती क्यों? क्योंकि ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं कृतनक, रदनक, अग्रचर्वनक और चवर्णक। इंग्लिश में इनको बोला जाता है इंसाइजर, जिसको आई से डिनोट करते हैं, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ठीक है, सबका अलग अलग काम और अलग अलग शेप। कृतनक की बात करते हैं तो ये काम आते हैं कुतरने में, कुतरने में। ठीक है, कोई भी भोजन है उसको कुतरने में। जैसे कि चूहे जैसे जानवर होते हैं, खरगोश, चूहा, ठीक है, तो रोडॉन्ट्स, उनमें क्या होता है ना कि ये दांत ज्यादा एक्टिव रहते हैं, तो वो भोजन को कुतरने में काम आते हैं। चूहा होता है ना, कुतर देता है किसी भी चीज को, तो ये कुतरने में काम आते हैं। ऐसे अगर मैं बात करूं कि हाथी के जो दांत है, हाथी दांत, हाथी दांत, तो वो किसका रूपांतरण है? अपर इंसाइजर, ऊपरी कृतनक। हाथी के जो दो दांत आते हैं ना, वो किसका रूपांतरण है? ऊपरी कृतनक का। ठीक है, जिसका काम है भोजन को कुतरना, लेकिन हाथी के अंदर ये सुरक्षात्मक रूप से काम आते हैं। और फिर बाद में बात करते हैं रदनक। रदनक की बात करेंगे तो देखो, रदनक जो होते हैं वो आते हैं चीरने फाड़ने में काम, चीरने में। चीरने फाड़ने में है ना, चीरने फाड़ने में। तो कोई भी मांसाहारी जीव जो होते हैं, जो मांसाहारी जीव होते हैं, उनके अंदर ये दांत सबसे ज्यादा एक्टिव रहते हैं, कैनाइन। जैसे कि शेर के दांत देख लो, यहाँ पे साइड में होते हैं दो, है ना, दो ऊपर दो नीचे, मतलब एक दो तीन चार, एक एक, ठीक है, चार दांत हो गए, दो ऊपर दो नीचे। ये दांत क्या करते हैं ना, ये चीरने फाड़ने में काम आते हैं। वैम्पायर्स की मूवी देखी होगी अपन ने, तो वैम्पायर्स की मूवी में देखते हैं यहाँ वाले दो दांत बहुत ही ज्यादा उनके आगे की ओर निकले हुए नुकीले सिरे वाले होते हैं। क्यों? क्योंकि वो काम करते हैं खून पीने का। ठीक है, तो चीर फाड़ करने वाले मांसाहारी जानवरों के अंदर क्या होते हैं? रदनक। लेकिन जो जानवरों की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, जो शाकाहारी जानवर है, शाकाहारी जानवर, जंतु, इनमें क्या होगा ना, ये रदनक नहीं होंगे, और इनके बीच जो खाली जगह बची हुई होगी, रदनक के स्थान पर जो जगह बची होगी उसको बोलेंगे डायास्टेमा। ठीक है, क्या बोलेंगे? डायास्टेमा। फिर हम बात करते हैं अग्रचावर्णक। तो ये होते हैं त्रिभुजाकार होते हैं, त्रिभुजाकार, और ये काम करते हैं चबाने का, ये काम करेंगे चबाने का। और जो चर्वणक होते हैं, चवर्णक, वो होते हैं चतुर्भुजाकार, चतुर्भुजाकार। ठीक है, और ये भी क्या काम करेंगे? चबाने का। तो देखो, चार प्रकार के होते हैं दांत। एक होता है कृतनक, इंसाइजर, कुतरने का काम करते हैं। और हाथी के जो दांत होते हैं लंबे वाले, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? मतलब वो रूपांतरण होते हैं ऊपरी कर्तनक के। इसके ऊपरी कर्तनक के रूपांतरण। फिर बाद में हम बात करेंगे रदनक। रत्नक क्या करते हैं? चीरने फाड़ने का, मतलब मांसाहारी जो जानवर होंगे उनमें ये दांत बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं। फिर बाद में बात करते हैं शाकाहारी जंतु जो होते हैं। तो शाकाहारी जंतु मांस तो खाते नहीं है, तो वो क्या करते हैं? उनके यहाँ कैनाइन, उनके यहाँ कैनाइन्स एब्सेंट होते हैं, और वो एब्सेंट होंगे तो वहां कुछ ना कुछ जगह बची होगी, उस जगह को बोला जाता है डायास्टेमा। फिर बात करते हैं अग्रचवर्णक। अग्रचवर्णक प्रीमोलर, ठीक है, त्रिभुजाकार होते हैं और चबाने का कार्य करते हैं। अपन खाना खाते हैं तो यहाँ से ही तो चबाते हैं ना, लास्ट वाले दांतों से, ठीक है। और चवर्णक ये होते हैं चतुर्भुजाकार और चबाने का कार्य करते हैं। अब बात करते हैं कि ये दांत होते कितने हैं। तो मानव में जो दांत, या फिर किसी भी जंतु में दांतों की जो व्यवस्था है, उसको दर्शाने के लिए एक सूत्र बनाया जाता है, जिसको बोलते हैं दंत सूत्र।
दंत सूत्र, दंत सूत्र। जब हम एक बच्चे की बात करेंगे, बच्चे की बात करेंगे तो देखो बच्चे का दंत सूत्र होता है 2102 बटा 2102 इंटू 2/2। अपन ये बात कर रहे हैं 1/4 जबड़े की, ये ऊपरी जबड़ा ये निचला जबड़ा, लेकिन अपन ऊपर वाले को भी दो भागों में बांटेंगे, नीचे वाले को भी दो, तो जो एक साइड का हो गया ना 1/4 भाग, अपन उसकी बात करेंगे। तो ये हो गया 2102 बटा 2102, ये हो गया इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ठीक है, मतलब कि दो तो होते हैं एक एक चौथाई जबड़े में, दो तो होंगे क्या, इंसाइजर एक, कैनाइन। प्रीमोलर जो होता है वो बेटा बच्चों में एब्सेंट होता है, प्रीमोलर बच्चों में एब्सेंट, और मोलर कितने होते हैं, दो। तो देखो इसको जब अपन काउंट करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 3 4 5, ये हो जाएंगे टोटल 20 दांत। ठीक है, 5 एक साइड में, 5 दूसरे में, 5 निचले में इधर और 5 इधर, 5 चौका 20, 20 दांत अपने में मतलब बच्चे में पाए जाते हैं, जिसमें से दो, अब दो को जैसे कि 4 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 तो हो गए इंसाइजर, ठीक है, 4 हो गए कैनाइन, प्रीमोलर होते नहीं है, और के 8 हो गए मोलर। तो 8 और 8 16 और 4 20, 20 होते हैं दांत किसमें, एक बच्चे में। दूसरी अपन बात करते हैं लगभग 17 वर्ष का 17 वर्ष का वयस्क, ठीक है, 17 वर्ष का जो वयस्क होता है उसमें होते हैं 21/22 इंटू 2/2, मतलब कि इसमें होते हैं 28 दांत। लगभग जो वयस्क अवस्था में एंट्री लेकर के मतलब 17 वर्ष की उम्र तक प्राप्त कर लेता है तो उसमें होते हैं दांत कितने, 28 दांत। वही इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। यहाँ पर है ना दो प्रीमोलर विकसित हो जाते हैं। फिर अपन बात करते हैं एक कंप्लीट वयस्क की, ठीक है, वयस्क की बात करेंगे अपन। जो सामान्यतः अपन वयस्क की जब क्वेश्चन में पूछा जाता है ना तो दो पूछे जाते हैं कि बच्चे का दंत सूत्र और वयस्क का दंत सूत्र, ये अगर एक्स्ट्रा में कभी पूछ लिया जाए तो, ठीक है। वयस्क में होगा 21/23 मतलब 32 दांत। तो एक बच्चे में दंत सूत्र होता है 2102/2102, वयस्क में होता है 2123/2123, क्योंकि इस 32 दांतों के अंदर जो अपन अक्कल डांट बोलते हैं ना वो वाली भी अपन ने काउंट कर ली है 4, जो होती है अक्कल डांट जिसको बोलते हैं विजडम टीथ, जो एक वेस्टिजियल है, अवशेषी है अपने में, उसका कोई यूज नहीं है, ठीक है। तो अंतिम जो मोलर होता है, अंतिम मोलर वो बन के निकलता है अक्कल डांट के रूप में, विजडम टीथ के रूप में। 1 2 3 और 4, 4 को अगर अपन कम कर देंगे 4 तो देखो वो 28 दांत बन जाएंगे, ठीक है। तो दंत सूत्र की बात अपन ने की, बच्चे में होता है 2102/2102, ठीक है, जिसमें 20 दांत होते हैं टोटल। 17 वर्ष तक की आयु तक 28 दांत, और वयस्क में 32 दांत होते हैं। फिर से बता दें 2102/2102 जो कि आधे एक जबड़े की है, 2122/2122 17 वर्ष में, 2123/2123 किसमें, ये हो गए अपने किसमें, वयस्क में, ठीक है। अब अपन बात कर रहे थे एक तो स्थायी दांत और एक अस्थायी दांत, तो देखो फर्क क्या आ रहा है, 20 दांत जो है ये तो क्या है, अस्थायी है, ये 20 दांत क्या है, अस्थायी, मतलब ये तो टूट करके और वापस भी बन जाएंगे, ये 20 दांत टूट के 20 यहाँ पर भी बनेंगे, या यहाँ की मान लेते हैं अपन 32 दांत, ये यहाँ पर भी बनेंगे। लेकिन ये जो 12 दांत है ये होंगे क्या, स्थायी, ये 12 दांत क्या होंगे, स्थायी। देखो 20 दांत है अस्थायी है प्रारंभिक वाले, बाद में वयस्क अवस्था में हो रहे हैं 32 दांत, तो मतलब 20 इधर वापस से आ जाएंगे, तो वो 20 जो दांत आएंगे 32 में से वो तो कैसे हैं, अस्थायी वाले हैं। लेकिन स्थायी दांत कितने आ रहे हैं जो जीवन में एक ही बार आ रहे हैं, वो कितने हैं, 12 दांत। तो ये जो 12 दांत है इनको हम बोलेंगे एक बार दंती, जबकि इन 20 को बोलेंगे द्विबार दंती। फिर से देख लो, 20 जो दांत है वो होंगे अस्थायी, वो टूटकर फिर वापस आएंगे, तो इनको बोलेंगे द्विबार दंती।
अब जैसे कि वयस्क हुए 32 दांत हो गए टोटल, इन 32 में से 20 तो ये वाले हैं ना जो वापस से आ गए, बचे कितने 12, तो ये 12 होंगे क्या एक बार दंती। तो ये हमने मानव दांत की भी बात कर ली। द्विबार दंती 2 बार आ गए, जस्ट अभी अभी मैंने आपको बताया। गर्तदंती गड्ढे में स्थित होते हैं इसलिए बोलते हैं। और विषम दंती क्योंकि 4 प्रकार के मानव में दांत पाए जाते हैं, कृतनक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। इसमें मैंने बता दिया इंसाइजर जो है कुतरने में काम आता है, और हाथी दांत जो होते हैं वो किसका रूपांतरण होते हैं, ऊपरी इंसाइजर्स का। कैनाइन होता है जो चीरने और फाड़ने में काम आता है मांसाहारी जीवों में। तो जो शाकाहारी जानवर है, शाकाहारी जंतु, उनमें क्या होगा, कैनाइन दांत एब्सेंट होंगे, और वो एब्सेंट होंगे तो उसकी जगह कुछ रिक्त स्थान पाया जाएगा, उस रिक्त स्थान को कहते हैं डायास्टेमा। प्रीमोलर ये होते हैं त्रिभुजाकार और चबाने का काम करते हैं। और मोलर ये भी कैसे होते हैं, चतुर्भुजाकार और चबाने का काम करते हैं। जो विजडम टीथ होता है कलडाड, वो होते हैं अंतिम मोलर। जो अक्कल डांड होगी वो बोलेंगे अंतिम मोलर, विजडम टीथ, जो कि हमारे में वेस्टिजियल ऑर्गन होता है। मैं लिख भी देता हूं यहाँ पे, विजडम टीथ संख्या में 4 होंगे, और ये कैसे होंगे, वेस्टिजियल। इनका कोई भी उपयोग हमारे अंदर नहीं होता है सिवाय दर्द देने के। जब ये बाहर निकलते हैं तो इनका कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं होता है कि हाँ एकदम से निकल गया, हो सकता है एकदम से निकल भी जाए या थोड़ा थोड़ा करके निकलते हैं, तो इस दौरान बहुत ज्यादा दर्द की अनुभूति होती है। तो हमने देखा तालू के बारे में देख लिया, दांत के बारे में देख लिया, अब हम लास्ट पार्ट देखेंगे अपना जीवा। तालु 2 प्रकार के, सॉफ्ट और हार्ड। हार्ड वाले में पैलेटाइन बोन पाई जाएगी और कुछ प्रवर्ध जिन्हें पैलेटाइन रूगी बोलते हैं, और सॉफ्ट वाले में पाया जाएगा ओव्यूला, जो कि भोजन निगलते समय नासा कक्ष को ढक कर रखेगा। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरी, टंग, जीवा, जीभ। तो देखो जीवा जो है, जीभ जो है वो हमारा एक पेशीय अंग होता है। जीवा जो है वो एक पेशीय अंग होता है। ठीक है, पेशियों से बनी संरचना जो क्या होती है, आधार में, अपने आधारी भाग में पीछे की तरफ, ठीक है, हायोइड बोन, हायोइड बोन एक अस्थि होती है, एकमात्र ऐसी अस्थि जो किसी अन्य अस्थि से जुड़ी हुई नहीं होती है। ठीक है, तो हायोइड बोन है, इससे जुड़ी रहेगी कौन, जीवा, जीभ। और ऊपर की ओर फ्रेनुलम, ठीक है, ऊपर की ओर फ्रेनुलम नामक संरचना से जुड़ी होती है। देखते हैं अपन आगे की ओर, जीभ नीचे से अधर सतह से अपनी जुड़ी रहती है। ठीक है, वो आधार है और बेटा ये अधर है। ठीक है, अधर सतह में फ्रेनुलम से और आधारी भाग में हायोइड बोन से, हायोइड अस्थि से जुड़ी हुई होती है। फिर हम जीवा की बात करें तो जीवा क्या करती है कि भोजन के जो कण होते हैं उनको एक तो लसलसा बनाती है, क्योंकि जीवा में से कुछ एंजाइम सीक्रेट होते हैं, लार का स्रावन होता है जो उसे लसलसा बनाता है। फिर बाद में बात करते हैं कि जीवा और क्या काम करती है, तो भोजन को एक तो बोलस बनाती है भोजन का, उसमें इसका बहुत बड़ा योगदान होता है, लसलसा बनाती है, उसको एक आकृति प्रदान कर देती है भोजन को, कुछ जीवाणुओं के जो संक्रमण होते हैं उससे रोकने का काम करते हैं, क्योंकि इसमें टाइलिन एक एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, फिर बाद में बात करते हैं कि जीवा के बारे में और क्या बात करें, तो इसके ऊपर कुछ पेपिला पाए जाते हैं, कुछ प्रवर्ध पाए जाते हैं। ठीक है, पूरी जीवा पर कुछ प्रवर्ध पाए जाएंगे जिनमें स्वाद कलिकाएं उपस्थित होती है। जीवा में पाए जाएंगे कुछ पेपिली, ठीक है, प्रवर्ध, पूरी जीवा में कुछ प्रवर्ध पाए जाएंगे जिनमें उपस्थित होती है स्वाद कलिकाएं, स्वाद कलिकाएं, जिनको अपन बोलते हैं टेस्ट बड्स, टेस्ट बड्स। और बात करते हैं जीवा का जो पिछला भाग होता है, जीवा का पिछला भाग, उसके ऊपर कुछ नोट्स पाए जाते हैं। ठीक है, उसके ऊपर कुछ नोट्स पाए जाएंगे तो उनको बोलते हैं टंग नोट्स। फिर बाद में हम बात करते हैं जीवा के ऊपर पेपिला पाए जा रहे हैं,
पेपिला के ऊपर टेस्ट बड्स पाई जा रही है। तो ये जो पेपिला होते हैं ना, ये जीवा में 4 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। और साथ ही साथ में जीवा जो होती है ना, उसके पिछले भाग में क्या पाए जाते हैं, टॉन्सिल्स। ठीक है, पिछले भाग में पाए जाएंगे टॉन्सिल्स। अब देखो 4 प्रकार के पाए जाते हैं जीवा के अंदर पेपिली, तो कौन कौन से होते हैं? एक होता है फंजी फॉर्म, एक होता है फिली फॉर्म, एक होता है फोलिएट, जो कि मानव में नहीं पाए, मतलब अवशेषी होते हैं। एक होता है सरकम वैलेट, और सरकम वैलेट जो होते हैं, ये होते हैं सबसे बड़े आकार के, सबसे बड़े आकार के पेपिला। ठीक है, सबसे बड़े आकार के पेपिला या प्रवर्ध। फंजीफॉर्म की बात करते हैं तो इसमें ये होती है गोलाकार, और इसमें सबसे ज्यादा टेस्ट बड्स पाई जाती है, सबसे ज्यादा स्वाद कलिका। ठीक है, सबसे ज्यादा स्वाद कलिका, और ये गुलाबी रंग की होती है, गुलाबी रंग की होती है। फिर बाद में बात करते हैं फिलीफॉर्म। तो फिलीफॉर्म होते हैं, इसमें भी पूरे में बिखरी रहती है, ये भी पूरी जीवा में बिखरी रहेगी, लेकिन इसमें क्या होगा, ये एक तो शंकु आकार होंगी, शंकु आकार, और साथ में ये होंगी सफेद रंग की, सफेद रंग, और इसमें स्वाद कलिकाएं नहीं होंगी, इसमें क्या होगा, स्वाद कलिकाएं नहीं होंगी। एक बात करते हैं फोलिएट की। तो फोलिएट में क्या होता है, ये पत्ती की तरह की होती है, पत्ती के आकार की, पत्ती के आकार की ये कलिकाएं होती है। और मानव में ये कैसी होती है, इन ह्यूमन अवशेषी, वेस्टिजियल। ठीक है, मानव में होती है ये क्या, अवशेषी, वेस्टिजियल। तो देखो टंग की बात करें, फिर से देखते हैं। आधार भाग में ये हायोइड नामक बोन से जुड़ी हुई होती है, अधर भाग में या ऊपर की ओर आगे ये होती है फ्रेनुलम नामक संरचना से जुड़ी हुई। फिर बाद में कहते हैं कि पेपिली जो होते हैं, इसमें कुछ पेपिली पाए जाते हैं, प्रवर्ध पाए जाते हैं, जिनमें क्या उपस्थित होती है, स्वाद कलिकाएं, और जीवा के पिछले भाग में पाए जाते हैं टॉन्सिल्स। फिर जो पेपिली होते हैं वो कितने प्रकार के, 4 प्रकार के, फंजीफॉर्म, फिलीफॉर्म, फोलिएट और सरकमवेलेट। फंजीफॉर्म जो होते हैं, ये होते हैं गोलाकार, सबसे ज्यादा स्वाद कलिकाएं पाई जाती है इनके ऊपर, और ये गुलाबी रंग से प्रतीत होते हैं, पूरी जीवा पर फैले रहते हैं। फिलीफॉर्म जो होते हैं, ये भी पूरी जीवा पर फैले रहते हैं, लेकिन देखो फैले हैं लेकिन कुछ काम नहीं, क्यों, शंकु आकार के होते हैं, सफेद रंग के होते हैं, और स्वाद कलिकाएं इनमें एब्सेंट होती है। मतलब जो स्वाद का ज्ञान होगा वो फंजीफॉर्म पेपिला पर उपस्थित स्वाद कलिकाओं के कारण होगा। फिर हम बात करते हैं फोलिएट। तो ये होते हैं पत्ती के आकार के, पत्ती के आकार के होते हैं, और ह्यूमन में ये अवशेषी होते हैं। और साथ ही साथ बात करेंगे कि ये जीवा के पार्श्व सतह पर पाए जाते हैं। फिर सरकमवेलेट की बात करते हैं, तो ये सबसे बड़े होते हैं आकार में, और जीवा के पिछले भाग में उपस्थित होते हैं गोलाकार संरचना के रूप में। तो चलो डायग्राम से मैं एक बार आपको बता देता हूँ, जीवा के अंदर कौन कौन से पेपिला कहाँ पाए जाएंगे और कौन कौन से भाग इसमें उपस्थित होते हैं। डायग्राम जरूरी होता है ना, समझने के लिए। एक तो थ्योरी और एक वीडियो, ये पूरा विजिबल हो पूरा। तो देखो ये हमने बात कर ली जीवा की, ठीक है, ये इसका पिछला भाग और ये आगे का भाग। यहां पर देखो जीवा में पिछले भाग में एक संरचना पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं सल्कस टर्मिनेलिस। सल्कस टर्मिनेलिस, ये संरचना क्या करती है ना कि वी आकार की होती है, वी आकार की संरचना, और जीवा को बराबर 2 भागों में विभाजित करती है।
ठीक है, जीवा को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। और यहाँ पर जहां पर ये दो बराबर भागों में विभाजित करेगी उस जगह एक छिद्रनुमा संरचना पाई जाती है, एक डॉट बिंदु पाया जाता है जिसको बोलते हैं फोरामेन सिक्कम। ठीक है, फोरामेन सिक्कम। अब फिर बाद में हम बात करते हैं कि टॉन्सिल्स की। तो जीवा का जो पिछला भाग होता है उसमें कुछ बड़े बड़े गोल आकार के क्या पाए जाते हैं, टॉन्सिल्स पाए जाते हैं। ठीक है, ये पाए जा रहे हैं इसमें क्या, टॉन्सिल्स। ये पाए जा रहे हैं इसमें टॉन्सिल्स। और टॉन्सिल्स के साथ साथ में अब अपन बात कर लेते हैं इसके अंदर के उपस्थित कुछ पेपिला के बारे में। तो मैंने बताया था सबसे ज्यादा इसमें पाए जाते हैं कौन से, गोलाकार होते हैं। ठीक है, ये गुलाबी रंग के होते हैं। ये मैंने पूरी जीभ के ऊपर बना दिए क्या, फंजीफॉर्म पेपिला। ये पूरी जीवा के ऊपर फैले हैं क्या, फंजीफॉर्म पेपिला। और इनके अंदर पाई जाती है क्या, स्वाद कलिकाएं। फंजीफॉर्म पेपिला। ठीक है, फंजीफॉर्म पेपिला गुलाबी रंग में पाए जा रहे हैं और स्वाद कलिकाएं उपस्थित होती है। दूसरी हम बात करते हैं सफेद रंग में उपस्थित होते हैं क्या, फिलीफॉर्म पेपिला। लेकिन ये शंक्वाकार होते हैं, ये भी पूरी जीवा में फैले होते हैं। ठीक है, ये भी पूरी जीवा में फैले हुए होते हैं। तो ये हो गई क्या, फिलीफॉर्म पेपिला। उसके बाद में हमने बात की थी फोलिएट पेपिला। तो फोलिएट पेपिला जो होते हैं इनका क्या होता है ना कि ये कंप्लीटली एब्सेंट होते हैं ह्यूमन के अंदर। एब्सेंट नहीं कह सकते, मतलब अवशेषी होते हैं। ठीक है, पत्ती के आकार में ये यहाँ पे पाए जाते हैं। संख्या इनकी कम होती है बाकियों से। ठीक है, ये आगे इधर से फोलिएट पेपिला। फोलिएट पेपिला। ठीक है, और इनमें भी स्वाद कलिकाएं नहीं होंगी। फिर बाद में बात करते हैं अपन सबसे बड़े वाले और चौथे प्रकार के सर्कमवैलेट पेपिला। तो सर्कमवैलेट पेपिला को अपन देखेंगे यहाँ पर। इनकी संख्या सामान्यतः 8 से 12 होती है। ठीक है, गोलाकार होते हैं, सामान्यतः इनकी संख्या 8 से 12 होती है और सल्कस टर्मिनेलिस भाग के पास में उपस्थित होते हैं। तो ये हमने बात की है जीवा के डायग्राम की, जीव के डायग्राम की, जिसमें 1/3 भाग होता है पीछे का और 2/3 भाग आगे। 1/3 भाग में उपस्थित होते हैं टॉन्सिल्स। ठीक है, ये हो गए टॉन्सिल्स। और इसके बीच में ये जो बिंदु है ये वाला, ठीक है, जो सेंटर पार्ट है इसको बोलते हैं फोरामेन सिकम, जो कि सल्कस टर्मिनेलिस के एकदम सेंटर में होता है। सल्कस टर्मिनेलिस क्या होता है, एक संरचना होती है वी आकार की जो कि जीवा को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। ये देखो यहाँ से। फिर बात करते हैं इसमें उपस्थित आगे के 2/3 भाग में उपस्थित पेपिला के बारे में, प्रवर्धों के बारे में, जिनमें उपस्थित होती है स्वाद कलिकाएं। अब जैसे कि बात करते हैं हम, ये हो गए फंजीफॉर्म जो कि गुलाबी रंग के होते हैं और सबसे ज्यादा होते हैं, छोटे होते हैं आकार में और स्वाद कलिकाएं इनमें उपस्थित होती है। दूसरी बात करते हैं फिलीफॉर्म। फिलीफॉर्म पेपिला की बात करेंगे अगर, तो फिलीफॉर्म पेपिला में क्या होगा कि स्वाद कलिकाएं एब्सेंट होंगी। ठीक है, ये गोलाकार है तो ये कॉनिकल शेप, शंक्वाकार है। दूसरी बात करते हैं इधर फोलिएट की। तो फोलिएट अपने में अवशेषी के तौर पे काम करते हैं। ठीक है, पत्ती के नुमा संरचना होती है। और आखिरी वाले होते हैं सबसे बड़े आकार के सरकम वैलेट पेपिला। इनका नाम नहीं लिखा मैंने, लिख देते हैं। ये होते हैं सरकम वैलेट पेपिला।
ठीक है, ये आकार में सबसे बड़े और गोलाकार होते हैं और सल्कस टर्मिनलिस के पास में उपस्थित होते हैं। तो पिछली क्लास में हमने आहार नाल के बारे में काफी कुछ पढ़ा। आज की क्लास में हम देख रहे हैं उसी आहार नाल के मुख्य गुहा वाले भाग में बचे हुए कुछ पॉइंट्स, जैसे कि दांत, जीवा और तालु। तालु की हमने बात कर ली, दो टाइप का होता है, कठोर और कोमल तालु। कठोर तालु में पैलेटाइन बोन होती है और साथ में कुछ प्रवर्ध पाए जाते हैं जिनको बोलते हैं पैलेटाइन रूगी। ठीक है, पैलेटाइन तालु के प्रवर्ध। फिर बाद में बात करते हैं कठोर भाग होता है। फिर पीछे का भाग जो होता है उसको बोलते हैं सॉफ्ट पैलेट, कोमल तालु। उसमें अंतिम भाग में अंगुलीनुमा संरचना होती है जिसको बोलते हैं क्या, ओव्यूला, जो कि भोजन निगलते समय नासा कक्ष को ढकने का काम करती है। फिर बाद में हम बात करते हैं दांत की। मानव में दांत कितने प्रकार के, कितने भागों में विभाजित, तीन। बोले द्विबारदंती, जो दो बार आते हैं जीवन काल में। फिर बात करते हैं गर्तदंती, क्योंकि ये सॉकेट में उपस्थित होते हैं, गड्ढे में। फिर बाद में हमने बात की कि विषमदंती, तो विषमदंती के बारे में बात कर दी है कि ये अलग अलग टाइप के होते हैं, कर्तनक, रदनक, अग्रचरणक और चवर्णक। कर्तनक किसका काम करते हैं, कुतरने का। हाथी के जो दांत होते हैं आगे की ओर सूंड के बाहर निकले होते हैं, दो दांत, हाथी दांत बोलते हैं जिनको, वो किसके रूपांतरण होते हैं, अग्र चवर्णक, ऊपरी, सॉरी ऊपरी कृतनक। ठीक है, ऊपरी कृतनक के। रत्नक का काम है चीरने और फाड़ने का, तो मांसाहारी जीवों में एक्टिव होते हैं। लेकिन ऐसे जंतु, ऐसे जानवर जिन जो शाकाहारी होते हैं उनमें क्या ये दांत एब्सेंट होते हैं, तो उनकी जगह क्या होता है, स्पेस पाया जाता है, खालिस्तान। उस खालिस्तान को बोलेंगे डायस्टेमा। फिर हमने बात की दंत सूत्र की। दंत ये, सॉरी पहले मैं बीच में चला गया। पहले प्रीमोलर मतलब अग्र चर्वणक, जो चबाने का काम करते हैं, त्रिभुजाकार होते हैं, और मोलर जो कि चबाने का काम करते हैं और चतुर्भुजाकार होते हैं। उसके बाद में हमने बात की दंत सूत्र की। तो बच्चे में होता है 2102 बटा 2102, 17 वर्ष की आयु तक में हो जाता है 2122 बटा 2122, लेकिन एक सामान्य वयस्क के अंदर पाया जाता है 2123 बटा 2123। तो बच्चे में हो गए 20 दांत जो कि अस्थायी दांत है, दोबारा भी आएंगे। और वयस्क में हो गए 32 दांत जो कि स्थायी दांत है। मतलब उसमें भी दो टाइप के हैं, 20 वाले तो होंगे अस्थायी, लेकिन आगे के जो 12 दांत आए हैं नहीं, वो होंगे स्थायी दांत। ठीक है, बाकी के तो कौन से थे, अस्थायी 20-20 वाले। चलो ठीक है, फिर हम बात करते हैं दांत के अंदर ही सबसे बाहरी आवरण इनेमल, जो कि अपने शरीर का सबसे कठोरतम आवरण होता है। ठीक है, सबसे कठोरतम पदार्थ होता है। उसके बाद कठोरता में होता है डेंटिन। डेंटिन के बाद में अस्थि और उसके बाद में उपास्थि। फिर हमने बात की टंग, जीवा की। जीवा में पिछले एक तिहाई भाग में पाए जाते हैं टॉन्सिल्स। टॉन्सिल्स के बाद में एक संरचना होती है वी आकृति की जिसको बोलते हैं सल्कस टर्मिनेलिस। सल्कस टर्मिनेलिस जीवा को दो बराबर भागों में बांटने का कार्य करती है और इसके मध्य बिंदु पर पाया जाता है एक डॉट बिंदु या छिद्र, मान लो फोरामेन सिकम। फिर इसमें कुछ पेपिला प्रवर्ध पाए जाते हैं जिनमें एक होता है क्या, फंजीफॉर्म, जो संख्या में सबसे ज्यादा, गोलाकार, गुलाबी रंग के, और इनपे स्वाद कलिकाएं पाई जाती है। फिर बाद में बात करते हैं फिलीफॉर्म। फिलीफॉर्म होते हैं कॉनिकल शेप के, शंकुआकार। ठीक है, और इनमें क्या होती है, स्वाद कलिकाएं नहीं पाई जाती, ये व्हाइट कलर की सी होती है। फिर बाद में बात करते हैं अपन फोलिएट, जो कि पत्ती के आकार की होती है लेकिन मानव में ये अवशेषी होती है। फिर बाद में बात करते हैं आखिरी बड़े, सबसे बड़े, सर्कमवेलेट पेपिला, जो कि सल्कस टर्मिनेलिस के पास में उपस्थित होते हैं। सामान्यतः संख्या में 8 से 12 होते हैं। जीवा जो है पेशी अंग होता है, हायोइड बोन से जुड़ा हुआ अंग है, और साथ ही साथ में हम बात करेंगे आगे की ओर अधर सतह पर यह है फ्रेनुलम नामक संरचना से जुड़ा रहता है। तो आज की क्लास में हमने बात कर ली किसकी, पैलेट, टिथ और टंग की। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम आगे का पढ़ेंगे जिसके अंदर आमाशय के बारे में जानेंगे, उसमें कौन कौन सी पाचक ग्रंथियों का स्राव होता है। इंटेस्टाइन के बारे में देखेंगे, आंत्र के बारे में, वहां से किसका स्राव होता है, कैसे क्या पाचन होता है उसका। ठीक है, तो आगे की और क्लासेस में भी इसी तरह से बने रहिए, आगे और भी बढ़िया बढ़िया लेक्चर अपन डालने वाले हैं। इसी तरह से देखना सिस्टम पूरा अपन पढ़ देंगे, पता नहीं चलेगा हमें कब तक हमने पढ़ डाला पूरे सिस्टम को, और आने तो फिर कोई भी क्वेश्चन आता है जो आप यू सॉल्व करोगे उसको। तो चलो आज की क्लास कंप्लीट होती है। आई होप लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा, और ऐसे ही ध्यान से पढ़ते रहिए।
और शेयर करते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और लोगों तक भी, जो लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, सेकंड ग्रेड के साथ साथ में रीट की भी चल रही है, जिनकी फर्स्ट ग्रेड चल रहा है, ठीक है, या फिर और भी कोई अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, क्योंकि अपना जो टॉपिक है ये लगभग वो सभी टॉपिक कवर करके चलेगा, वो एग्जाम कवर करके चलेगा जिनके अंदर जूलॉजी या बॉटनी स्ट्रीम से कोई भी क्वेश्चन आता है। तो इसी तरह चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।